आसगंज में रहने वाला भोला माता पिता और छोटी बहन रीमा के साथ रहता था। भोला अपने पिता के साथ जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करके अपने घर वालों का भरण पोषण करता था। एक दिन रीमा अपनी माँ से, माँ, आज मेरा 10वीं का परिणाम आने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, तूने इतनी मेहनत की है, डरती क्यों है? और हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरी प्यारी गुड़िया, तू डरती क्यों है? तू पढ़ने में होशियार है। और वैसे भी पिताजी कहते हैं ना, हमें मेहनत करनी चाहिए। परिणाम तो एक ना एक दिन हमें मिलेगा ही। भैया, आप क्या जानो पढ़ाई करना कितना मुश्किल है, और इतनी मुश्किल से पढ़ाई करने के बाद अगर परिणाम अच्छा ना आए तो कैसा महसूस होता है। रीमा, तू अपने भैया से ऐसे कैसे बात कर रही है? सही तो कह रही हूँ माँ, भैया क्या जाने पढ़ाई के बारे में, उन्होंने तो 8वीं के बाद स्कूल ही छोड़ दिया था। मेरी प्यारी बहना, ये तो तू सही कह रही है कि मैं क्या जानू पढ़ाई करने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन तुझे देखकर अंदाजा तो लगा सकता हूं तू कितनी मेहनत से पढ़ाई करती है। तू अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत कर, तेरी परीक्षा का फल बहुत अच्छा आएगा। रीमा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। माँ, मैं नहीं चाहता कि रीमा को यह पता चले, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो ऊपर से चाहे जो भी बोले, लेकिन दिल से बहुत कोमल है। और फिर अगर रीमा मुझसे बड़ी होती तो वो भी मेरे लिए यही फैसला लेती जो मैंने उसके लिए लिया। बेटा, हमारे पास इस जमीन के छोटे से टुकड़े के सिवा और कुछ भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। माँ, मैं इतना जानता हूं कि मैं अपनी बहन को उतना पढ़ाऊंगा जितना वो पढ़ना चाहेगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान तेरे जैसा बेटा अगर हर घर में दे तो माँ बाप के बाद कोई भी भाई बहन कभी अनाथ ना हो। बस कर माँ, तू मुझे बातों में मत लगा। मुझे खेतों पर जाना है, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। भोला के खेत के बीच सालों से एक पुराना वृक्ष था, जिस पर एक पत्थर का टुकड़ा था। पिताजी, माँ ने रोटी भेजी है, इसे खा लीजिए। बेटा, पहले तू हरिया के खेतों पर चला जा। उसकी पत्नी तुझे बुलाने आई थी, बोल रही थी हरिया के पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। पिताजी, आप आराम कीजिए, तब तक मैं हरिया के खेतों पर जाकर आता हूँ। हरिया के खेतों पर क्या बात है हरिया भाई? हाँ भोला, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, और मैं साहूकार से हल घंटे के हिसाब से लाया था। अभी कुछ खेत में हल चलाना बाकी है, और ये दर्द मुझे काम नहीं करने दे रहा। बस इतनी सी बात, मैं अभी आपका काम कर देता हूँ। भोला हरिया का खेत जल्दी से जोत देता है और अपने खेत पर वापस आ जाता है। और पिता को सारी बात बताता है। तू कितनी मेहनत करता है, सबका कितना ध्यान रखता है। क्या पिताजी, आप भी कैसी बातें करते हैं? ये सब तो हमारे अपने हैं। पिताजी, आपको पता है आज रीमा का 10वीं का परीक्षा फल आने वाला है। हाँ बेटा, परंतु अब हम रीमा को आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, हमें उसकी पढ़ाई बंद करनी होगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिताजी? वो आगे पढ़ना चाहती है, और वो पढ़ाई में कितनी होशियार भी है। बेटा, हमारी स्थिति तो तू जानता है, आगे की पढ़ाई का खर्चा ज्यादा है, जो हमारे बस की बात नहीं है। और फिर आगे की पढ़ाई के लिए रीमा को शहर भेजना पड़ेगा। हम ये सब कैसे करेंगे? पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने सब सोच लिया है, और मैंने अपने गांव के मुखिया जी से बात भी कर ली है। अब क्या बात कर ली है तूने मुखिया जी से? मुखिया जी को अपने खेतों की फसल की रखवाली के लिए किसी की जरूरत है, तो मैंने उनसे कह दिया है कि रात के समय मैं उनके खेतों की रखवाली करूंगा और दिन में अपने खेतों में काम करूंगा।
उसके बदले वो मुझे कुछ पैसे दे देंगे जो रीमा की पढ़ाई में काम आएंगे। बेटा, तू इंसान है या देवता? पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पहले ही कितना मेहनत का काम होता है। ये जमीन भी ऐसी है कि इसको जोतने के लिए तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम यहाँ ना तो ट्रैक्टर चला सकते हैं और ना ही हल चला सकते हैं। आधा खेत तो तू कुदाल से जोतता है। फिर तू ये कह रहा है कि रात के समय तू मुखिया जी के खेतों की रखवाली करेगा। अरे सोएगा कब? ऐसे तो तू बीमार हो जाएगा। कुछ नहीं होता पिताजी, मेरी तो उम्र अभी मेहनत करने की है, इसलिए मुझे मेहनत करनी होगी। और आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, आराम से बैठकर रोटी खाइए। मैं बचा हुआ काम जल्दी खत्म करता हूँ और फिर हम दोनों घर चलते हैं। रीमा का परीक्षा फल भी तो आना है। शाम को पिताजी, मेरा 10वीं का परीक्षा फल आ गया। मैं अच्छे अंकों से पास हुई हूँ। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास था। ये ले बेटा, मुंह मीठा कर, हमेशा ऐसे ही नाम रोशन कर। रीमा, बहुत बहुत बधाई हो, तुमने आज पिताजी का सपना सच कर दिया। वो हमेशा से यही चाहते थे। हाँ भैया, मुझे पता है पिताजी हमेशा से चाहते थे कि आप शहर जाकर पढ़ाई करें, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। और तो और 8वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। इसलिए पिताजी का ये सपना मैं पूरा करूंगी और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाऊंगी। पिताजी, आप मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजेंगे ना? रीमा के पिता कुछ बोले उसके पहले ही, हाँ बहन, जरूर भेजेंगे। और आज ही पिताजी मुझसे कह रहे थे कि रीमा की परीक्षा का फल आ जाएगा तो हमें उसको आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना होगा। खेत के बीच में वृक्ष होने की वजह से वहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि गांव वाले रोज पूजा करने उस वृक्ष पर आते थे, जिसकी वजह से फसल को भी नुकसान होता था। पर कोई इस बारे में नहीं सोचता था। रात को घर पर भोला के पिता भोला की माँ से कहते हैं, अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जमीन को बेच दूं और उससे जो पैसा मिलेगा वो पैसा भोला को दे दूं, ताकि वो कोई व्यापार कर सके। तुम तो जानती हो उस जमीन के टुकड़े पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद हमारे हाथ क्या लगता है। उस जमीन पर मेहनत करके मेरा शरीर तो खत्म हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि भोला का भी मेरा जैसा हाल हो जाए। बात तो आप सही कह रहे हैं। आपने भोला से इस बारे में बात की? नहीं, मैंने अभी तक उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझे कभी उस जमीन का सौदा नहीं करने देगा। और तुम्हें पता है, उसने तो मुखिया जी से अपने काम के बारे में बात भी कर ली। कैसा काम? मुखिया जी को अपने खेतों की चौकीदारी के लिए रात के वक्त कोई आदमी चाहिए था। भोला ने उस काम के लिए मुखिया जी से हाँ कह दिया है और मुझसे कह रहा था कि दिन में अपने खेतों में काम करेगा और रात के समय मुखिया जी के खेतों की चौकीदारी करेगा, और वहां से जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से रीमा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजेगा। हमने कुछ तो पुण्य कर्म किए होंगे जिसके कारण भोला जैसा बेटा हमें मिला। वो हम सबके बारे में कितना सोचता है, लेकिन हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं। उसे तो किसी राजा के घर जन्म लेना चाहिए था। हीरे का दिल है मेरे बच्चे का। सही कहती हो तुम, सच में खरा हीरा है हमारा बेटा। मैं कल जमीन के सौदे के बारे में भोला से बात करता हूँ। दूसरे दिन सुबह बेटा भोला, मैं सोच रहा हूँ कि इस खेत में इतनी मेहनत करके हमें मुट्ठी भर अनाज मिलता है। इससे अच्छा है कि मैं इस खेत का सौदा कर दूं। वैसे भी साहूकार ने कई बार खेत के दाम लगाने की बात की है। पिताजी, आपने आज तो खेत के सौदे की बात कर दी, दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये खेत दादाजी की आखिरी निशानी है आपके पास। हमारे ताऊ जी ने
सब कुछ तो धोखे से बेच दिया, सिर्फ यही बचा है। अब आप इसे बेचने की बात कर रहे हैं? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। भोला अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। उसे जब कोई परेशानी होती तो वो अपने खेतों के बीच उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता और वृक्ष से बातें करता, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके दादाजी पूरी दोपहर उस वृक्ष के नीचे भोला के साथ खेलते। भोला वृक्ष के नीचे जाता है। दादाजी, मैं जानता हूं पिताजी ने आज जो बात कही है वो किस परिस्थिति में कही है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस खेत से मुझे आपकी खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि आप यहीं पर हैं। परंतु आज मुझे एक और बात महसूस हुई कि शायद पिताजी को ऐसा लगने लगा है कि मैं उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा हूं। दादाजी, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, कोई रास्ता समझ नहीं आता। अगर आप आज मेरे पास होते तो मुझे जरूर कोई रास्ता बताते। तभी एक आवाज आती है, भोला, बेटा भोला। कौन है? कौन है? मैं हूं बेटा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? आप कौन हैं और आप मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? मैं वृक्ष हूं। वृक्ष? आप बोल सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, मैं बोल सकता हूं और सब कुछ सुन भी सकता हूं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बचपन से तुम्हें देखता आया हूं। मैंने तो तुम्हारे दादा का भी बचपन देखा है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं सालों से यहां पर हूं। परंतु आप बोल कैसे सकते हैं? आप तो एक वृक्ष हैं। बेटा, मैं एक शापित ऋषि हूं। श्रापित ऋषि? मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप ऋषि हैं तो आप वृक्ष कैसे बन गए? और इतने सालों से आप चुप क्यों थे? 100 साल पहले मैं ऐसी जगह पर अपनी कुटिया बनाकर तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते मुझे लगभग 20 साल हो चुके थे। मेरी तपस्या के फल का समय निकट आ रहा था। तभी एक दिन एक राक्षस ने धोखे से मुझे जल में मदिरा मिलाकर पिला दी और मैं बह गया, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने अपनी तपोभूमि पर एक स्त्री के साथ संबंध बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया और मैं एक वृक्ष के रूप में यहां पर स्थिर हो गया। आपने पहले कभी ये बातें किसी से कही हैं? नहीं बेटा, मैंने आज तक ये बातें किसी से नहीं कही। तो आज मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तुमने तो मेरी मदद कर दी है। वो कैसे? आज मुझे शापित हुए पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। मुझे ये श्राप 100 वर्षों के लिए मिला था और इस श्राप से मुक्ति के लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो हृदय से नेक हो और उसने कभी किसी के साथ बुरा ना किया हो। फिर आपको वो व्यक्ति मिला? वो व्यक्ति तुम ही हो और अब तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हो। वो कैसे? मुझे अपने हाथों से थोड़ा सा गंगा जल पिला दो। मैं अभी लेकर आता हूं गंगा जल। भोला गंगा जल लेकर आता है और वृक्ष के चारों तरफ जल डाल देता है। गंगा जल पड़ते ही वो वृक्ष एक ऋषि के रूप में बदल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मैंने तो वही किया जो आपने मुझे करने को कहा। मैं तुम्हारी इस दयालुता के लिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो 20 वर्ष तपस्या की थी, उस तपस्या का आधा फल मैं तुम्हारे इस खेत में डाल देता हूं। ऋषि भोला के खेत में घूमने लगते हैं और उनके शरीर से अलग अलग रंगों की किरणें निकलकर उस खेत में प्रवेश करने लगती हैं। बेटा भोला, अब तुम्हारा यह खेत कोई मामूली खेत नहीं है। अब इस खेत में
जादुई फसल होगी। जादुई फसल? हाँ, इस खेत में तुम्हें अलग अलग तरह के फलों के वृक्ष लगाने होंगे और उन वृक्षों पर जो फल आएंगे वो फल कभी खत्म नहीं होंगे। परंतु तुमने अगर अपना व्यवहार बदला तो वो वृक्ष सदा के लिए फलों से रहित हो जाएंगे। भोला ऋषि को प्रणाम करने के लिए झुकता है और ऋषि वहाँ से गायब हो जाते हैं। भोला घर जाकर पिता और माँ से सारी बातें बताता है। जैसा ऋषि ने कहा है, चलो हम इन पैसों से फलों के अलग अलग पेड़ लाते हैं और अपनी जमीन में लगा देते हैं। जी पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन गांव वाले जब हमारे खेत में देवता की पूजा के लिए आएंगे और उन्हें वहां पर वृक्ष नहीं दिखेगा, तब क्या होगा? हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसमें सोचना क्या है? अगर कोई पूछेगा तो आप कह दीजिएगा, हमें क्या पता, रात को तो वृक्ष यही था। नहीं माँ, हम ऐसा जवाब नहीं दे सकते हैं। बेटा, इस बारे में कल सोचेंगे। भोला और उसके पिता अपने खेत पर जाते हैं। और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पिताजी, जो मुझे दिख रहा है, क्या वही आपको भी दिख रहा है? हाँ बेटा, हमारे खेत पर रातों रात ये मंदिर और चार दीवारी कैसे बन गई? ये तो मुझे नहीं पता, परंतु ऐसा लगता है जैसे ये सब उसी ऋषि का चमत्कार है। अरे भोला, अरे क्या चमत्कार है भाई? रातों रात वो वृक्ष कहाँ गायब हो गया और ये मंदिर किसने बना दिया भाई? भोला मुखिया जी को सारी बातें बताता है। भोला, उस ऋषि ने बिल्कुल सत्य कहा। तुम बहुत दयालु हो और ये बात पूरा गांव जानता है। तुम्हें फलों के वृक्ष लगाने के लिए यदि पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लो, और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो बिना ब्याज के मुझे वापस कर देना। अब नहीं मुखिया जी, पैसे तो मैं आपसे ले लूंगा, परंतु वापस आपको ब्याज के साथ करूंगा। नहीं बेटा, मैं तुमसे ब्याज नहीं ले सकता। तुम बिना स्वार्थ के सबकी मदद करते हो। आज मेरी बारी है। ठीक है, फिर मैं रात के समय आपके खेतों में चौकीदारी का काम करूंगा और आप ये पैसा मेरी मजदूरी में से काट लिया करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भोला और उसके पिता मुखिया जी से कुछ पैसे लेकर खेतों में फलों के वृक्ष लगाते हैं। दूसरी तरफ भोला मुखिया जी के खेतों में चौकीदारी का काम कर लेता है। बहुत जल्द भोला के लगाए हुए वृक्षों पर फल आ जाते हैं। भोला, आज तुम्हारी मेहनत और प्रेम ने फल दिया है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और विश्वास ही है जो वृक्षों पर फल इतनी जल्दी आ गए हैं। भोला आम के वृक्ष से 2 आम तोड़ता है और जमीन पर बने मंदिर में भगवान को भोग लगाता है। दूसरे दिन सुबह। पिताजी, कल वृक्ष से आम तोड़े थे, वहां पर फिर से 2 नए आम के फल आ गए हैं। हाँ बेटा, मैंने भी देखा। आज मैं फल तोड़कर शहर बेचने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। ये सब तुम्हारे परिश्रम और व्यवहार का ही फल है। माँ, पिताजी, हमारे फल शहर में हाथों हाथ बिक गए और ये देखिए कितने पैसे भी मिले। दूसरे दिन शाम को। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर भगवान ने हमारी किस्मत बदल दी। भोला रोज फल बेचकर अच्छे पैसे कमाता और उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अब तुम जितना पढ़ना चाहती हो उतना पढ़ो। हमें पैसों की वजह से तुम्हारी पढ़ाई बंद करने की कोई जरूरत नहीं है।
भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी और मैंने हमेशा आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। अरे पगली, तू तो मेरी छोटी बहन है। अगर तू मेरी बड़ी बहन होती तो तू भी ऐसा ही करती मेरे लिए। लेकिन अब पुरानी सारी बातें भूल जा और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भोला ने मेहनत करना बंद नहीं किया। रात के समय मुखिया जी के खेतों में चौकीदारी का काम भी करता और अपना बगीचा भी देखा करता। साथ ही फल बेचने शहर भी जाता।